कल्पना कीजिए कि एक फिल्म रिलीज होती है। लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा आग की तरह फैलने लगती है और फिर महज कुछ घंटों बाद वह फिल्म अचानक गायब हो जाती है। कोई साफ सरकारी बयान नहीं, कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक सवाल, आखिर ऐसा क्या था उस फिल्म में जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा हो गया? क्या सिर्फ एक फिल्म थी या सिर्फ एक ऐसा आईना जिसमें कुछ लोग इतिहास का दर्द देखते हैं और कुछ लोग अधूरी तस्वीर? आज की कहानी किसी हीरो की नहीं है, किसी विलेन की भी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जिसके जख्म आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। ये कहानी है पंजाब की, साल 1995, और उस फिल्म की जिसने रिलीज होने के बाद पूरे देश में बहस छेड़ दी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 2026 से सीधे 1995 नहीं, बल्कि उससे भी कुछ साल पहले यानी पीछे जाना होगा। 1990 का दशक। पंजाब का नाम सुनते ही लोगों के मन में दो तस्वीरें उभरती थीं। एक तरफ हरे भरे खेत, गुरुद्वारों की शांति, मेहनत का श्लोक, और दूसरी तरफ डर, हिंसा, कर्फ्यू, सुरक्षा बल और लगातार चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान। यह वह समय था जब पंजाब लंबे समय तक हिंसा से जूझ चुका था। हजारों परिवार प्रभावित हुए, पुलिसकर्मी मारे गए, आम नागरिक मारे गए, आतंकवादी हमलों में निर्दोष लोगों की जान गई। और दूसरी ओर वर्षों बाद ऐसे आरोप भी सामने आए कि आतंकवाद से निपटने के दौरान कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, कुछ कथित फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए, और कई परिवार अपने प्रियजनों के बारे में कभी जान ही नहीं पाए। यहीं से शुरू होती है कहानी जो आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। सालों बाद इसी दौर पर एक फिल्म बनाई गई। पहले इसका नाम पंजाब 95 रखा गया, बाद में इसे सतलज नाम से रिलीज किया गया। मुख्य भूमिका में थे दिलजीत दोसांझ। लेकिन फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद उस पर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष का कहना था कि अगर यह फिल्म अदालतों में दर्ज दस्तावेजों और सार्वजनिक रिकॉर्डों पर आधारित है तो लोगों को इसे देखने और अपनी राय बनाने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा पक्ष कह रहा था कि अगर किसी फिल्म में उस दौर की हिंसा का पूरा संदर्भ नहीं दिखाया गया है तो लोग इतिहास की अधूरी तस्वीर लेकर जाएंगे। यहीं से असल बहस शुरू हुई। सोचिए, अगर कोई फिल्म किसी ऐसे दौर पर बने जहां हजारों परिवारों ने अपने को खोया, जहां पुलिस ने भी अपने जवान खोए हैं, जहां आम नागरिक भी हिंसा का शिकार हुए हैं, तो क्या सिर्फ एक पक्ष दिखाना पर्याप्त होगा या फिर दोनों पक्षों का दर्द दिखाना जरूरी है? यही सवाल आज भी लोगों को बांटता है। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में कोई फिल्म नहीं, एक इंसान था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब तलाशना आसान नहीं था। उसका नाम था जसवंत सिंह खालरा। और पेशे से कोई फिल्म स्टार नहीं था, न कोई बड़ा नेता, न कोई पुलिस अधिकारी, बल्कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसने कथित तौर पर उन मामलों की जानकारी जुटानी शुरू की जिनमें कई परिवार यह दावा कर रहे थे कि उनके अपने अचानक गायब हो गए थे। कई लोग लौटकर कभी घर नहीं आए। कुछ मामलों में शमशानों के रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाए गए कि क्या कुछ अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार बिना सही पहचान के किया गया। इन्हीं आरोपों और दस्तावेजों की पड़ताल ने जसवंत सिंह खालरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन यहीं से उनकी ज़िंदगी भी बदलने लगी। बताया जाता है जैसे जैसे वह रिकॉर्ड इकट्ठा करते गए वैसे वैसे उन पर दबाव भी बढ़ता गया। दोस्तों ने सावधान रहने को कहा, परिवार चिंतित रहने लगा, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मानना था अगर किसी परिवार का सदस्य गायब हुआ है तो कम से कम सच सामने आना चाहिए, चाहे वह सच किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन जसवंत सिंह खालरा खुद लापता हो गए, और यहीं से मामला सिर्फ मानवाधिकार का नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या जांच में सच सामने आया? और क्यों उनकी कहानी पर बनी फिल्म आज भी इतनी बड़ी आज भी इतनी बड़ी बहस का कारण है? अगर किसी इंसान को पता हो कि उसके हर कदम पर निगाह रखी जा रही हो, अगर उसे एहसास हो कि सच की तलाश उसे खतरे के बेहद करीब ले जा रही है, तो ज़्यादातर लोग शायद पीछे हट जाएं। लेकिन जसवंत सिंह खालरा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कथित तौर पर उन परिवारों से मिलना जारी रखा जो अपने लापता प्रियजनों के बारे में जवाब चाहते थे। उन्होंने शमशान घाटों के रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेजों और उपलब्ध सूचनाओं को जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि इन रिकॉर्डों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। धीरे धीरे उनका नाम पंजाब से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बनने लगा। लेकिन 6 सितंबर 1995 यह तारीख उनकी ज़िंदगी की आखिरी खुली तारीख साबित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन दिनों वे अपने घर के बाहर थे, तभी कुछ लोग अपने साथ उनको लेकर गए। परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिसकर्मी ले गए, जबकि शुरुआती स्तर पर इस बात से इनकार भी किया गया। यहीं से शुरू एक लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई। परिवार दर दर भटकता रहा,
याचिकाएं दायर हुई, मानवाधिकार संगठनों ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन कई दिनों तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा वह लौट आएंगे, किसी ने कहा उन्हें कहीं और ले जाया गया है। लेकिन समय बीतता गया और इंतजार लंबा होता गया। यहीं से कहानी अदालतों तक पहुंची, मामला आगे बढ़ा, जांच एजेंसियां भी शामिल हुई। समय के साथ इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य और गवाह सामने आए। बाद की न्यायिक कार्रवाई में कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया। यही वजह है कि जसवंत सिंह खालड़ा का मामला भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में गिना जाता है। लेकिन क्या पूरी कहानी यहीं से खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि इसी दौर को देखने का एक दूसरा नज़रिया भी मौजूद है। पंजाब के उस समय को याद करने वाले कई लोग कहते हैं कि सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनकर उस दौर को नहीं समझा जा सकता। उनका कहना है कि उस समय आतंकवादी हिंसा ने भी हजारों परिवारों को उजाड़ा था। बसों पर हमले हुए, बाजारों में विस्फोट हुए, आम नागरिक मारे गए, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाते रहे, कई गांव डर के साए में जी रहे थे। उनका सवाल है, अगर उस दौर पर फिल्म बनती है तो क्या उस हिंसा को भी बराबर जगह नहीं मिलनी चाहिए? यही वह बिंदु है जहां बहस और गहरी हो जाती है। एक पक्ष कहता है राज्य की जवाबदेही तय होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है आतंकवाद की भयावहता को कम करके नहीं दिखाना चाहिए। दोनों पक्ष अपने अपने दर्द के साथ खड़े हैं। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने इस पूरे विवाद को फिर से जीवित कर दिया है। निर्देशक ने कहानी के केंद्र में जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष को रखा है। फिल्म में दिखाएगा कि कैसे एक सामान्य इंसान दस्तावेजों की कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो चुप हो जाओ या फिर सच की कीमत चुकाओ। इसी वजह से कई दर्शकों ने फिल्म की तारीफ की। उन्हें कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय की तलाश की कहानी है। वहीं आलोचकों का कहना है कि फिल्म में उस समय के आतंकवाद का पूरा संदर्भ नहीं दिया गया है। उनके अनुसार इससे दर्शकों को उस दौर की अधूरी तस्वीर मिल सकती। यानी फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं रही, वह इतिहास की व्याख्या पर बहस बन गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म पर चर्चा करने वाले बहुत से लोग उसे देख भी नहीं पाए। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या किसी फिल्म को देखने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए? या अगर किसी फिल्म से सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका हो तो उस पर रोक लगाना उचित है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है और शायद यही वजह है कि यह मामला आज भी चर्चा में रहता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर यह सिर्फ एक फिल्म थी तो इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? फिल्म को लेकर अलग अलग फैसले, संशोधन, रिलीज की जटिलताएं और सार्वजनिक बहसों ने इसे एक सामान्य फिल्म से कहीं बड़ा बना दिया। आगे इस पूरे विवाद में हमें क्या सीख मिलती है? इतिहास को कैसे याद किया जाना चाहिए? क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन है या समाज के कठिन सवाल पूछने का माध्यम भी? कहते हैं इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, कभी वो अदालतों के फैसलों में मिलता है, कभी सरकारी रिकॉर्ड में और कभी लोगों की यादों में। लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद कर रहे हैं। यही है वजह कि पंजाब के उस दौर की चर्चा आज भी भावनाओं से भरी हुई है। कुछ परिवार आज भी कहते हैं कि उन्हें अपने प्रियजनों के साथ क्या हुआ इसका पूरा जवाब कभी नहीं मिला। दूसरी ओर ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने आतंकवादी हिंसा में अपने पिता, बेटे, भाई और साथी खोए। दोनों का दर्द वास्तविक है, दोनों की यादें वास्तविक हैं और शायद यही कारण है कि इस विषय पर बनी कोई भी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रह जाती, वो बहस बन जाती। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी फिल्म में इतिहास का एक हिस्सा दिखाया जाए तो क्या वो पूरी सच्चाई कहलाएगी? न, शायद नहीं। और अगर किसी फिल्म को देखने से पहले ही लोग उसे देखने का अवसर ना पा सकें तो क्या बहस पूरी हो पाएगी? यह सवाल भी आसान नहीं है। सिनेमा का काम कई बार सवाल पूछना होता है, लेकिन जवाब समाज, इतिहास, अदालतों और दर्शकों को मिलकर तलाशने पड़ते हैं। इस फिल्म को लेकर भी वही हुआ। कुछ लोगों ने कहा यह एक साहसी प्रयास है जिसमें एक ऐसे मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की गई है जिस पर कम चर्चा होती है। दूसरों ने कहा अगर आतंकवाद के पूरे संदर्भ को पर्याप्त जगह नहीं मिलती तो दर्शकों के सामने अधूरी तस्वीर दी जाएगी। दोनों बातें सार्वजनिक बहस का हिस्सा रही हैं। यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा, ये सवाल बन गया है इतिहास को किस तरह याद किया जाए। इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। हम अक्सर फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन तक समझते हैं, लेकिन कई फिल्में ऐसी होती हैं जो समाज को असहज सवालों के सामने खड़ा कर देती हैं। और जब ऐसा होता है तो लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, कोई उसे सच कहता है तो कोई पक्षपात कहता है, लेकिन चर्चा शुरू हो जाती। जसवंत सिंह खालड़ा का नाम आज भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनका मामला अदालतों, मानवाधिकारों और न्याय व्यवस्था की चर्चाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही पंजाब का आतंकवाद भी भारत के इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय है जिसमें असंख्य निर्दोष लोगों की जान गई। इन दोनों सच्चाइयों को साथ समझे बिना उस दौर की पूरी तस्वीर बनाना कठिन है।
यही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेह है। इतिहास को समझने के लिए सिर्फ एक आवाज़ नहीं, कई आवाज़ें सुननी पड़ती हैं। सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, कई दस्तावेज पढ़ने पड़ते हैं। और सिर्फ एक फिल्म देखकर भी किसी दौर का अंतिम फैसला नहीं किया जा सकता। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अपना निष्कर्ष तथ्यों, अदालतों के रिकॉर्ड, विश्वसनीय स्रोतों और अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने के बाद ही बनाइए, क्योंकि इतिहास जितना भावनाओं का विषय है उतना ही जिम्मेदारी का भी। और शायद सबसे मजबूत समाज वही होता है जो कठिन सवालों से भागता नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। इसी सोच के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा तो वीडियो को साझा कीजिए ताकि अधिक लोग इस विषय पर अलग अलग पक्षों को समझ सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।